सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का, जो हाल ही में रिलीज किया है सीबीएसई ने। इंग्लिश कोर क्लास 12th का आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हर साल सीबीएसई जो है ना लेवल टफ करती जा रही है। अपने एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट जो है वो लोग करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज की क्लास हम लोग लेने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे कि क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर है वो किस लेवल का, आसान है, मुश्किल है, किस तरह के क्वेश्चन इस बार आए हैं, पेपर का पैटर्न भी कुछ समझ में आपको आएगा। सीबीएसई नहीं क्लेम करता है इस बात का कि इसी पेपर में से वो लोग पेपर बनाएंगे, बट फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अगर आपने पेपर पढ़ा है तो फिर थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है पेपर को समझना, उसका एक आइडिया जो है ना वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो पेपर हैज 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन है, सभी कंपलसरी हैं। 3 सेक्शंस है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिले उसके हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। करेक्ट आंसर लिखना है, नंबर एंड पार्ट देयर ऑफ इन योर आंसर शीट। तो जो भी क्वेश्चन नंबर आप लिखें वो ठीक ठाक लिखें, उसका पार्ट अगर लिख रहे हैं तो वो लिखना ना भूलें। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच क्वेश्चन पार्ट वेर एवर नेसेसरी। जहां भी जरूरत है वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो जो भी वर्ड लिमिट आपको दी हुई है उसी को ध्यान में रख करके जो है वो आपने अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए है, 22 मार्क्स का है गाइस, ध्यान देंगे। जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होने वाला है और वो 12 नंबर का है, जिसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो जैसे पैराग्राफ 1 के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा आसान कर रखा है ये आपके लिए सीबीएसई ने, कि जिस पैराग्राफ में से पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन आपको ढूंढना है, वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी से मिल जाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ का नंबर दिया होगा। ठीक है, पैरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर कोई क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है, ऑप्शन टाइप की फॉर्म में है। एक क्वेश्चन इसमें लिखना भी जो है वो आया हुआ है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पैराग्राफ 4 है इसमें से ये एनालॉजी आपको पूरी करनी है। तो इसका आंसर आपको ऑब्वियस ही बात है, जो भी पैराग्राफ नंबर 4 है वहां से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। 10th क्वेश्चन कैसे आपको फिर असेस करना है, तो पढ़ करके जैसे बेनिफिट्स बताने हैं और ये सब चीजें, तो पढ़ करके वो 2 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन है और मार्क्स जो है वो कितने 12 हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर जो 2 होगा, फिर से ध्यान से पढ़ना है आपको। एक पैराग्राफ आपको दे रखा है, ये केस बेस्ड पैराग्राफ रहता है, ध्यान रखेंगे। ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है गाइज, ये एक केस बेस्ड पैराग्राफ है। केस बेस्ड से मेरा मतलब है कुछ डाटा आपको इसमें दिया होगा, उस डाटा में से आपने जो है ना अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ है। इधर कुछ आपको एक टेबल सी बना करके जो है डाटा दे रखा है और बाकी चीजें लिख करके दे रखी है। मीन्स के जो लिखा हुआ है वो भी इसी डाटा को जो है ना वो इंटरप्रेट कर रखा है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। और फिर इसमें जो क्वेश्चन है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी जो है वो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, फिलअप की फॉर्म में आ सकते हैं, लिखना भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और 1-1 नंबर के भी आ सकते हैं, और उसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको एक एनालॉजी टाइप में जो है ना वो बनाने के लिए दिया जाएगा। एक ऑप्शन प्रॉपरली आपसे छटवा ली जाएगी कि भाई ये इसका ये है तो फिर इसका ये है, इसका ये क्या बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है और जो मार्क्स हैं वो 10 है। तो क्योंकि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन जो थे वो 2-2 नंबर के थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मुख्य सेक्शन पे। वो रीडिंग सेक्शन था, जहां पर आपको पढ़ना है। रीडिंग का मतलब पढ़ो और फिर आंसर दो। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्किल आपने सीखी है, नोटिस लिखने सीखे हैं, इनविटेशन आपने लिखने सीखे हैं, लेटर्स आपने सीखे हैं, वो सब चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो रहने वाला है वो एक नोटिस जो है वो आपको लिखना है, ध्यान रखेंगे।
तो नोटिस राइटिंग जो है वो एक कंपल्सरी सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जैसे देखो इंटर हाउस वेबिनार है तो फिर इसके ऊपर नोटिस लिखना है। उधर भी देखो इंटर क्लास सेमिनार है किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर नोटिस लिखना है। तो ये जिसको पैटर्न पता है वो जो है वो आराम से लिख लेगा, चाहे तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहने वाला है, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में भी दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। 4 मार्क्स के रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, शॉर्ट राइटिंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इन्विटेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लेटर राइटिंग का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लेटर टू एडिटर मोस्ट इंपोर्टेंट है और जॉब एप्लीकेशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों आपको जो है ना आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक लेटर टू जो है वो एडिटर आपको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसके कुछ वैल्यू पॉइंट दिए हुए इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहने वाला है गाइज वो एक जॉब एप्लीकेशन रहने वाली है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहने वाला है वो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, दोनों के ऊपर हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। ये आर्टिकल के ऑप्शन में रिपोर्ट दे रखी है, तो ये 2 ही टॉपिक आपको करने हैं तैयार अच्छे से, और इनमें से दोनों ही पेपर में आएंगे, कोई एक आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल राइटिंग का है। उसका जो सेकंड पार्ट है गाइज उसमें आपको जो है रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में आपको बताना क्या है वो भी यहाँ पर आपको बता रखा है। हु माने कौन, ठीक है। व्हाट माने क्या चीज है, व्हेन माने कब है, ठीक है। वेयर माने कहाँ है, वाई मतलब क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, और ये कैसे मतलब कोई चीजें जो हुई है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो भी पास्ट में कोई भी घटना जो है वो घटित हुई है उस घटना का अपने पूरा ब्यौरा देना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन करते हुए सब चीजें पास्ट में चलेंगी, मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या क्या चीजें बतानी है, कौन रेस्पॉन्सिबल था, मीन्स कि कौन ऑर्गेनाइज कराने वाला था, क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें उस प्रोग्राम के बारे में आपने रिपोर्ट में लिखनी होती है। ये सब चीजें रिपोर्ट में लिखनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक पोयम का जो है वो स्टैंजा है गाइस, ठीक है। तो आपको किसी न किसी पोयम में से स्टैंजा आएगा, जैसे ये, ठीक है। और 2 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से कोई एक करना है आपने, ठीक है, 6 मार्क्स का है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही कहता है, पैराग्राफ आपका आया हुआ है, विस्टास बुक में से आया हुआ है, और इसमें से आपको फिर से पैराग्राफ है, उसके आंसर जो है वो आपको छांटने, ठीक है। उसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे तो फिर से 6 नंबर का 6 मार्क्स का एक और जो पैसेज आया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंगो बुक में से है, ठीक है, जैसे लास्ट लेसन में से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये इसका एक और पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। ये भी आपको रीड करके इसका आंसर दें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्य हिस्से पर जो समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि पैसेज तो हर बार सीरियसली ऐसे देता है, उसमें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है गाइस, कि किस तरह से पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके आंसर आपने वहाँ से पढ़कर ही देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आइडेंटिफाई द इंस्टेंस ऑफ होप एंड द रेजिलियंस ऑफ लोस्ट स्प्रिंग, एनालाइज हाउ इट रिफ्लेक्ट वन इन द स्टोरीज थीम। कहता है आपको कुछ इंस्टांस बताने हैं, कुछ घटनाएं बतानी हैं किस चीज़ की, उम्मीद और रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है कोई बीमारी आपको हो जाए और उस बीमारी को आप होल्ड करके रखे रहो, माने उसको सहन करते रहो, तो आपकी उम्मीद और हर परेशानी को होल्ड करने की जो आपकी काबिलियत है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो हो भी रही है, ठीक है। लोस्ट स्प्रिंग के जब सेकंड पार्ट पे आप जाएंगे वहाँ देखेंगे कैसे लोग काम करते हैं, एक ऐसी कंडीशन में काम करते हैं जहाँ पे बीमारियाँ हो भी जाती हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई बोलता नहीं है, और वो सब होल्ड करके रखते हैं। तो उसी को अपने यहाँ पे मुकेश की स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी बाय कमला दास। विजुअल इमेजरी का मतलब होता है जो राइटर आपको पढ़ा रहा है, सुना रहा है, बता रहा है अपनी उससे जो भी उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अंदर। ये 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के हैं। तो उसमें जो बातें बता रहा है उन बातों को वो विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा है,
उसका जो तरीका है बताने का वो कुछ ऐसा कि आप जब उसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि आप सीन आपकी आंखों के सामने चल रहा है, उस सीन को आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज विजुअल इमेजरी। तो बता रही कैसे मैं गाड़ी में बैठी, कैसे हम लोग साथ में बैठ कर गए, कैसे मेरी मम्मी ने जवाई ले ली, कैसे मेरी मम्मी बूढ़ी बूढ़ी लग रही थी, कैसे मुझे देख के डर लग रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी बड़ी सिंपल है, साफ है, क्योंकि ये जो यूज उसने किया है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्या, ताकि रीडर जो पढ़ने वाला है अपने आप को कनेक्ट कर सके, क्योंकि पेनफुल एक्सपीरियंस वो शो कर रही है। और अगर आपको पेनफुल एक्सपीरियंस शो करना है तो विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे और आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द कंट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द पर्शियन ट्रम्पेट रिप्रेजेंट। कंट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे के उलट, ठीक है, अपोजिट। ठीक है। और कहानी जो लास्ट लेसन उसके अंदर चर्च क्लॉक पे जो 12 बजते हैं और उसी टाइम पे जो पर्शियन ट्रम्पेट थे वो भी वहां से परेड करते दिखाई देते। देखो चर्च की जो क्लॉक है वो तो सिंबल इस चीज का है कि अब देखिए समय बदल गया और अब अपने घर जा सकते हो, अपना दूसरा काम कर सकते हो, वो आपको एक टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दैट कुड बी गुड टाइम। ठीक है। और पर्शियन ट्रम्पेट जो वहां से गुजर रहे हैं वो आपको इस बात के लिए आपको इमेजिन करा रहे हैं कि भाई अब आपके ऊपर राज किसी और का चलना है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे से गुलाम हो जाओगे। तो चर्च क्लॉक तो वहां पर उन्हीं के देश का है, फ्रीडम का एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट पर्शियन जो ट्रम्पेट है वो किसी दूसरे का जो डोमिनेंस है वो उनके ऊपर जो है ना वो वहां से उस चीज को वो इमेजरी जो है वो शो कर रही है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डू द ऑथर राइटिंग स्टाइल इन द इंटरव्यू अफेक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी में जो इंटरव्यू है कैसे बुक को रिप्रेजेंट कर रखा है इंटरव्यू के अंदर। और दूसरा ये भी है कि राइटर जो है वो जब इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू के सारे पहलू डिस्कस करे जाते हैं और उस इंटरव्यू के अंदर एक बुक भी डिस्कस करी जाती है, द नेम ऑफ द रोज। और जो उस कहानी को नाम से जानता है उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी जब ये इंटरव्यू हम पढ़ते हैं। इवन जब मैंने इंटरव्यू को पढ़ा देन आई गोट टू नो कि ये स्टोरी कैसी है, उससे पहले हमें भी नहीं पता था। ठीक है, बाद में हमने वो कहानी पढ़ी समझी, तो ये जो कहानी में इंटरव्यू है वो ही रीडर्स को काफ़ी हद तक हेल्प करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि कहानी को किस नज़रिए से किस एंगल से जो है वो देखा जाए। दूसरा इंटरव्यू के दोनों तरह के पहलुओं को भी डिस्कस करा गया है जिनको पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट एक बात तो जरूर समझ में आएगी कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, क्या उसके नाम से ही सब चीज़ें मान ली जाए या फिर उसको पढ़ने के बाद भी फैसला करा जाए कि वो अच्छी है कि बुरी है, मोटिवेशनल है या फिर जो है वो मोनोटोनस है। ठीक है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन हाउ द रेट रैप सिंबलाइजेस द डुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, रेट रैप के अंदर दोहरा जो है चरित्र दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे एक इंसान पहले पूरी दुनिया को रेट रैप कहता है और फिर वो उसी कंडीशन में खुद चला जाता है, पहले दुनिया के ऊपर हंसता है फिर उसी हंसी का पात्र जो है वो खुद बन जाता है। ये इस क्वेश्चन का जो है वो पूछने का मकसद है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है दो इंसान के पहलू। ठीक है, और ह्यूमन नेचर के दोनों पहलू यहाँ पर बताया। जब तक उसके पास नहीं था तो वो लोगों को देखकर कहता था कि ये रेट रैप में फंसे हुए हैं, जब उसको मौका मिला तो ही हिमसेल्फ उसके अंदर जो है वो चला गया। तो दिस इज द डुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, हम लोग मौके पे चौका मार देते हैं। व्हाट फैक्टर्स वर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स इन द चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर में कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसमें जो पीजेंट्स थे उनकी जो जीत होती है। कई सारे फैक्टर थे, उनकी ऑनेस्टी एक फैक्टर था, उनका रेजिलियंस एक फैक्टर था और महात्मा गांधी जी का आना एक फैक्टर था। ठीक है, लोगों का गैदर होना एक फैक्टर था, लोगों का वननेस जो है वो एक फैक्टर था। ठीक है, ये सब फैक्टर थे जो इस कहानी के अंदर बताते हैं कि कैसे लोगों की जीत जो है वो हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गाइस, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉय टाइगर इन द क्लाइमैक्स ऑफ टाइगर किंग। ऑब्वियस ही बात है, पूरा का पूरा जो क्लाइमैक्स का जो सीन है, जो सारी इंपॉर्टेंस है वही शिफ्ट हो जाती है उस टॉय टाइगर के ऊपर कि सारा किल उसने किया है। कैसे 100th टाइगर उसने किल किया, राजा ने नहीं हो पाया, उसके अकॉर्डिंग 100 हो गए, एक्चुअली गिनती 99 पे थी, बट टाइगर जो कि नकली था, माना कि नकली था, टॉय टाइगर था, बट बावजूद उसके कैसे जो है उसी ने सारा खेल रचाया, उसी कारण उसकी डेथ हुई और प्रोफेसी भी जो है ना वो सच साबित हुई। उसके बाद कहता है इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल जर्नी इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। लिटरल का मतलब होता है किसी चीज का असली मतलब, शाब्दिक अर्थ, और मेटाफोरिकल होता है जो वो शाब्दिक अर्थ तो नहीं है लेकिन बताना चाह रहा है राइटर,
कि जी ऐसे ऐसे होता है, दैट इज मेटाफोरिकल। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है। उसकी वाइफ हमेशा लिटरल सोचने की कोशिश करती है, कहती है कि इस तरह सोच रहा है, लेकिन थर्ड लेवल को एक मेटाफर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है कि कोई इंसान कैसे भागता है असलियत से। तो असलियत और नकलियत दोनों चीजों के बीच की जर्नी जो है ना, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। हाउ डज सुजैन हिल सबटली पोर्ट्रे अ ब्लेंड ऑफ परमिशन एंड ऑप्टिमिज्म इन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। देखिए, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब होता है जब आदमी को ये लगे कि अब तेरी बात नहीं बनेगी, माने निराशावादी। ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। दोनों तरह के लोग हैं इसमें। ठीक है, मिस्टर लैम के कैरेक्टर को देखोगे तो वो ऑप्टिमिज्म का एग्जांपल है, और डेरी के कैरेक्टर को देखोगे तो वो पेसिमिज्म का एग्जांपल है। मतलब ऑप्टिमिज्म माने जो आदमी हमेशा अच्छे की उम्मीद में रहता हो कि सब ठीक हो जाएगा, और पेसिमिज्म का मतलब जब आदमी को हर बार लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मतलब निराश जो आदमी रहता हो। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो निराशावादी है। ऑप्टिमिज्म का शाब्दिक अर्थ जो है वो आशावादी है। तो दोनों तरह के लोग हैं, दो ही कैरेक्टर हैं, और दोनों अपने अपने की चीज को हैंडल करते हैं। मिस्टर लैम जो है वो ऑप्टिमिज्म को शो कर रहे हैं, और डेरी का जो कैरेक्टर है वो पेसिमिज्म को जो है ना वो शो करता है। तो ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ब्लेंड का मतलब मिक्स, माने कहानी के अंदर दोनों का मिक्सअप है। दो लोग हैं कहानी में, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहाँ एक आदमी कहता है कि मेरी टांग भी कटी हुई है, मैं चल भी नहीं सकता, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे भी जिंदगी से फिर भी कोई शिकवा नहीं है। जबकि दूसरा व्यक्ति वो है जो हर चीज में निराश होता है कि मेरा फेस बर्न है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी मदर भी मेरे को अलग तरीके से देखती है, लोग पीछे से बातें करते हैं, ये सब चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के। ठीक है, एनालाइज द पोएम ए रोड साइड स्टैंड एंड द आंट जेनिफर टाइगर फॉर द थीम ऑफ इनइक्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द बियरर। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि दोनों ही यहाँ पर बने हुए हैं एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, रोड साइड स्टैंड के अंदर जो लोग बैठे हैं स्टैंड लगा करके, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मतलब जो बियरर का मतलब जो, ठीक है, जो बियर कर रहे हैं उस चीज को। और बियर यहाँ पर कौन बियर कर रहा है? रोड साइड स्टैंड वाले लोग कर रहे हैं। आंट जेनिफर में आंटी जी बियर कर रही हैं, और दोनों के दोनों का एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि आंट जेनिफर के ऊपर एक बर्डन लाद दिया गया है। रोड साइड स्टैंड पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इनकम तो हो नहीं रही है। ठीक है, लोग उनके पास रुकते हैं, उम्मीद जगाते हैं, रास्ता जो है वो पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। इन द सेम वे आंट जेनिफर भी काम करती रहती हैं पूरा दिन, नीडल चलाती रहती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक बर्डन है, और बर्डन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का है, शादी का है, मैरिज का है, रिलेशनशिप का है, जिसके कारण वो दबी हुई है। तो दोनों ही पोएम्स के अंदर कोई ना कोई दबा हुआ है, किसी न किसी चीज के नीचे दबा हुआ है। रोड साइड स्टैंड वाले अपना घर चलाने की जिम्मेदारी में दबे हुए हैं, और आंट जेनिफर अपनी रिलेशनशिप की जिम्मेदारियों में दबी हुई है। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ डू द कैरेक्टर ऑफ सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस एंड सुबू फ्रॉम पोएट्स एंड पैनकेक्स, इन दोनों को कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। एस्पिरेशंस, कंस्ट्रेंट्स और द परसूट ऑफ द ड्रीम्स। देखिए, एस्पिरेशन का माने उम्मीद है। दोनों ही कैरेक्टर में, कहानी में के कैरेक्टर है, वहां पे सुबू है और यहाँ पे सोफी है। एस्पिरेशन दोनों की बड़ी हाई है। सोफी चाहती है मैं मैनेजर बन जाऊं, मैं अपना बुटीक खोल लूं, बड़ा कोई काम शुरू करूं। इन द सेम वे सुबू भी वहां पे डायरेक्टर बनने आया था, मैनेजर बनने आया था, पता नहीं क्या क्या सपने लेकर के आया था। जहां तक बात है कंस्ट्रेंट्स की, माने चैलेंजेस दोनों को फेस करने पड़े। वो उसको फाइनेंशियल, सोफी को फाइनेंशियल चैलेंज फेस करने पड़े, और सुबू को भी चैलेंज फेस करने पड़े कि वो नॉर्मल बॉय बन के रह गया, उधर कुछ बन नहीं पाया। जहां तक बात है परसूट ऑफ देयर ड्रीम्स, माने अपने सपनों को संजो कर रखना, हैंडल करके रखना। दोनों ने सपना नहीं छोड़ा। ठीक है, भले ही सपना उनका पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उम्मीद जिंदगी में बनी हुई है। सोफी भी बड़े बड़े सपने भी देखे जा रही है डैनी केसी के, और सुबह को भी लगता है कि एक ना एक दिन सब चीजें ठीक हो ही जाएंगी। ठीक है, अपना काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। The influence of the belief in tradition as a relation, family bond, patriotism can be used to develop narrative technique like setting, motivation, sources of conflict, pacing। कहते कहानी है जो हमारी द एनिमी, उसके अंदर फैमिली बॉन्ड, रिलीजन, पेट्रोटिज्म, इन सब चीजों का यूज करा गया है, ताकि जो नैरेटिव टेक्निक है, एक्सप्लेन करने की जो टेक्निक है, वो थोड़ा मोटिवेशन आ सके, उसकी सेटिंग अच्छी हो सके, सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट उसमें आ सके, कहानी का पेस उसको मिल सके।
तो वो आपने डिस्क्राइब करना है, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड टेक्सचुअल एविडेंस। कहानी में से आपको चीजें देखने देखिए, जहां तक बात रिलीजन की है तो कैसे बता रखा है कि वो एक जैपनीज फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फादर साहब जो चाहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करता है। तो दिस इज द रिलीजन कि भाई धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहां तक बात है फैमिली बॉन्ड की, तो उसकी वाइफ के साथ अच्छा फैमिली बॉन्ड दिखा रखा है, उसके फादर के साथ उसका फैमिली बॉन्ड दिखा रखा है। जहां तक बात है पैट्रियोटिज्म की गाइज, तो पूरी देशभक्ति दिखा रखी, क्योंकि बाद में जब कैसे हमने देखा कि उसके ऊपर जब बात आन पड़ी कि भाई दुश्मन हमारे घर पे, तो उसने अपने मालिक को बताया, जनरल को बताया, ठीक है, कि जी आप इसको मरवा दो। दैट इज पैट्रियोटिज्म, कि भाई देशभक्ति भी उसके अंदर है। और इसी से पूरी कहानी जो है ना वो डेवलप होती है, और यही जो पूरी कहानी में चलते रहते हैं। कभी पैट्रियोटिज्म को लेकर के कन्फ्लिक्ट होता है, कभी वो एक डॉक्टर बनता है तो कभी देशभक्त बनता है। फैमिली बॉन्ड में भी ऐसे कन्फ्लिक्ट आते हैं, जैसे कभी उसकी वाइफ किससे नहीं जमती इस बात पर कि इसको अंदर क्यों लेके आया जाए, इलाज को लेकर कई बार होता है, ठीक है। ये सब चीजें कहानी के अंदर दिखा रखी है और राइटर ने इनको अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रखा है ताकि एक अच्छी स्टोरी जो है ना वो बन सके। क्योंकि अच्छी स्टोरी वही बनती है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर में कई बार प्यार होता है, कई बार झगड़ा होता है, दंगा फसाद होता है, किसी बात को लेकर के अपोजिशन भी होता है। तो ये सब गुण है अच्छी कहानी के और वो खूब अच्छी तरीके से परोस रखा है हमें। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए। उसके बाद कहता है डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक यूज बाय द ऑथर द थर्ड लेवल, हाउ डू दीज टेक्निक्स इफेक्टिवली कन्वे द थीम्स ऑफ एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। हाँ ये ठीक है जी। देखो कहानी में नैरेटिव टेक्निक क्या है, उसमें फर्स्ट पर्सन में कहानी काफी हद तक डिस्कस कर रखी है। माने कहानी में जो मेन कैरेक्टर बार बार उसके ऊपर फोकस करने की जो है ना वो कोशिश करी गई है, और उसी फोकस से दो चीजें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है, दो थीम डिस्कस करी है। पहला है एस्केपिज्म, माने बच करके भागने की कोशिश करना, और वो खूब कर रखा है, क्योंकि एस्केप का मतलब है इन द सेंस जैसे वो पास्ट को याद करता है, फिर उसको ट्रेन वहां की दिखती है, उसको पास्ट अच्छा लगता है, इसलिए बार बार सोचता है कि मैं थर्ड लेवल पे जाऊं, वहां की ट्रेन पकड़ूं, वहां की गाड़ी पकड़ूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो वो एस्केप होने की कोशिश है उसकी। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है उदासी, माने वो अपनी करंट लाइफ से बहुत उदास था, इसीलिए वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। उदास तो था ही वो, उसको फिलहाल की जो जिंदगी है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। फिर उसने उससे बच करके भागने की जो है ना वो कोशिश करी, और इसी में पूरा कहानी जो है ना वो चलती है। थर्ड लेवल को ढूंढना, बार बार वहां जाना, उधर जाने की कोशिश करना, अपने दोस्त को बताना, ये तमाम चीजें इन बात के एग्जाम्पल है कि कैसे एस्केप करने की वो कोशिश कर रहा था। दोस्त के पास जाना, अपनी प्रॉब्लम बताना, डिस्कस करना, प्रेजेंट लाइफ से तंग होना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉस्टैल्जिया क्लियरली। तो दिस वाज द CBSE सैंपल पेपर ऑफ क्लास 12। आई होप कि चीजें कुछ डिस्कस करी होंगी तो आपको कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए होंगे, कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पेपर में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने 12th क्लास फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।